यस सर। फिफ्टी 55 क्वेश्चन है इसमें कि एंथैल्पी चेंज on breaking one mole of bond completely to obtain atom in the gas phase is known as, इसे क्या बोलेंगे सर ऑप्शन ए। हाँ, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। ठीक है, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन देखो गैस फेज है, गैस में ही होना चाहिए, और 1 मोल ऑफ बॉन्ड को हमने कंप्लीटली ब्रेक डाउन करना है। अब क्वेश्चन नंबर 56, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द गिवन रिएक्शन, इसमें कौन सी स्टेटमेंट आपको बिल्कुल सही लग रही है? सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, हाँ 56 का ऑप्शन बी सही है कि आपने क्या किया, देखो Na से, Na सॉलिड है, देखो ये सॉलिड स्टेट में है और ये चला गया गैस में, तो सॉलिड से और गैस में अगर आप चेंज करोगे तो कौन सी रिएक्शन हो जाती है? सर सब्लिमेशन हो जाता है। हाँ सब्लिमेशन, तो इसे कहेंगे एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। और एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन क्यों है? क्योंकि गैस फेज में चेंज हो रहा है 1 मोल, इसीलिए दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। बी इज द राइट आंसर 56 का। अब 57 है, हीट ऑफ कंबशन ऑफ ए सब्सटेंस इज, अगर आप किसी चीज को क्या सर करोगे, ऑप्शन बी। हाँ बी, ऑलवेज नेगेटिव, यानी हीट क्या होगी, रिलीज होगी। जब भी कंबशन हो जाएगा, कंबशन में एक चीज फिक्स है कि हीट ऑलवेज रिलीज होगी, हीट रिलीज होगी, और जब हीट रिलीज होगी तो उसको हम क्या कहते हैं, नेगेटिव से, तो ये नेगेटिव वैल्यू होगी हर हमेशा। क्वेश्चन नंबर 58, सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, नहीं सर, एक मिनट 58 सर। 58 है, ड्यूरिंग कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 मोल ऑफ यस सर, ब्यूटेन ऑप्शन सी। 2658 kilojoule of heat is released. The thermochemical reaction for above change is, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो कंप्लीट कंबशन हो रहा है, तो कंबशन के केस में क्या होगा कि आपको ये 1 मोल लेना है, तो ये 1 मोल, ये भी 1 मोल, ये भी 1 मोल, तो तीनों आंसर सही हो सकते हैं, ये वाला नहीं होगा। अब इसके बाद देखो सेकंड है आपका, ये है 13/2 13/2 13/2, यानी ये सेम हो गया, इसको भी छोड़ दो, आप आगे चले जाओ, यहाँ पे 4CO2 4CO2 4CO2, ये भी सेम है, 5H2O 5H2O 5H2, ठीक है, तो इसमें गैस है, यहाँ लिक्विड है और यहाँ भी लिक्विड है, तो आप जब कंबशन करोगे तो क्या होता है कि जो वाटर होगा वो किस फॉर्म में आएगा, और सर यहाँ पे गैस फॉर्म में। ना, लेकिन ये एक और चीज आ गई ना यहाँ पे, ये यहाँ पे वो कह रहा है कि इतने हीट रिलीज हो रही है, ठीक है, तो इतने हीट रिलीज हो रही है, तो रिलीज का मतलब डेल एस की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए, इसलिए ये वाला आंसर सही हो गया, सी वाला, ठीक है। इसमें ये कह रहा है प्लस का मतलब हीट एब्जॉर्ब हो रही, तो गलत हो गया, इसमें वैल्यू बिल्कुल डिफरेंट होगी, तो ये हो नहीं सकता है, ठीक है, ये वाला हो सकता था, लेकिन इसमें 2 मोल दे दिया, 2 मोल में इतना है, तो 1 मोल में क्या होगा, हाफ हो जाएगा, तो इसीलिए सी करेक्ट आंसर है इसमें। क्वेश्चन नंबर 59, given that heat of neutralization सर of a ऑप्शन strong ए। acid and strong base is itna, the heat produced when 0.25 mole of HCl is neutralized with 0.25 mole of NaOH in aqueous solution, तो 59 का क्या बोला आपने? सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, हाँ ऑप्शन ए सही है, तो इसमें क्या होगा, देखो HCl प्लस NaOH, ये आपके कोर्स से हटा दिया, हालांकि ये होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, यानी जब एसिड है और एसिड बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, न्यूट्रल हो जाता है, यानी सॉल्ट प्लस क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा, सॉल्ट यानी NaCl बनेगा और वाटर बन जाएगा, ठीक है,
तो अगर इसका 1 मोल होगा, इसका भी 1 मोल हो गया, तो दोनों के दोनों 1 मोल क्या करेंगे, या ग्राम इक्विवेलेंट आपस में कंबाइन होंगे। लेकिन आपको उसने कितना दे दिया यहाँ पे, 0.25 मोल दे दिया। तो 0.25 मोल में कितना हीट जो हो रहा है वो कितना लग रहा है आपके पास, वो 0.5 में लग रहा है 57.1। 0.1 किलो जूल। ठीक है, तो फिर हीट वो कह रहा है कितनी इवॉल्व होगी। देखो अगर 1 मोल है, क्योंकि देखो जब भी ये वैल्यू होती है 1 मोल के लिए दी होती है, ठीक है, जब भी आपको अभी देखा होगा आपने कि ये जो 57.1 है किसके लिए, फॉर 1 मोल के लिए, 1 मोल के लिए इतनी हीट इवॉल्व हो रही है। तो बताओ 0.25 मोल के लिए कितनी हीट इवॉल्व होगी। तो क्या करेंगे, देखो 1 मोल के लिए हीट इवॉल्व हो रही है 57.1, तो 1 मोल के लिए इतनी हो रही है, तो इसके लिए कितनी होगी, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। सर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ, तो ये आंसर आ जाएगा 1/4 यानी 14.275, इसलिए ए आंसर सही है। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 60 पे। क्वेश्चन नंबर 60 में कह रहा है मोस्ट ऑफ द आयनिक कंपाउंड डेल सॉल्यूशन इज डैश एंड डिसोसिएशन प्रोसेस इज डैश। क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन सी। सी। तो आयनिक रिएक्शन में पॉजिटिव होगा, और ये जो डिसोसिएशन होगा वो क्या होगा, सॉरी डिसोसिएशन एंडोथर्मिक होगा, और डेल एच की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि डिसोसिएशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन करना, तो जब भी आप ब्रेक डाउन करोगे तो उस समय क्या होगा, ब्रेक डाउन करने पे हीट रिक्वायर्ड होती है। डिसोसिएशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन करना, और जब ब्रेक डाउन करेंगे तो हीट क्या होगी, रिक्वायर्ड हो जाएगी। और जब आप क्या करोगे, एसोसिएशन होता है, जब आप कंबाइन करोगे, एसोसिएट करोगे इन जनरल वे में, तो उस समय हीट रिलीज होती है, रिलीज होती है। तो जब हीट रिक्वायर्ड होगी तो प्लस साइन होगा, और उसे कहेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो सी इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 61, पिक आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट। इसमें से कौन सा है जो रॉन्ग है? सर ये वाले में कंफ्यूजन है, बट मैंने ऑप्शन ए करा है। नहीं, इसका आंसर है सी, सॉरी डी। ये कह रहा है देखो, डेल जी की वैल्यू जितनी नेगेटिव होगी, मोर नेगेटिव, मोर नेगेटिव, जितनी ज्यादा नेगेटिव होगी, नेगेटिव का मतलब जितना डिक्रीज होगा उतना स्पॉन्टेनियस इंक्रीज होगा, उतना स्पॉन्टेनियस ज्यादा होगा, उतना स्पॉन्टेनियस ज्यादा होगा। जितना डेल जी की वैल्यू ज्यादा नेगेटिव होगी या डिक्रीज होगा, उतना स्पॉन्टेनियस रिएक्शन ज्यादा होगी। ठीक है, और ये क्या कह रहा है कि अगर हमने लीड टू इंक्रीज इन फ्री एनर्जी विल बी स्पॉन्टेनियस, तो हो ही नहीं सकता है, तो इसीलिए ये वाला स्टेटमेंट क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। और आपने क्या बोला इसमें, फर्स्ट वाला, फर्स्ट में स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी, फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन, फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन जीरो नहीं होती है, होती है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, फ्री एनर्जी नहीं होती वो। यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होगी, वो एलिमेंट की जीरो हो जाती है, क्योंकि एलिमेंट है जैसे ऑक्सीजन है, उसको बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि तो एटमॉस्फेयर में पहले से ही प्रेजेंट है। आयरन है, ये तो पहले से ही प्रेजेंट है, तो इसको बनाने की तो जरूरत ही नहीं है, तो उसमें हीट लगेगी नहीं ना। उसे कहते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट। एंथैल्पी मतलब कितनी हीट रिक्वायर्ड है इसको, हीट चेंज, कितनी हीट लग रही है इसको फॉर्मेशन करने पे। अब जो एलिमेंट है जैसे नाइट्रोजन, अब नाइट्रोजन आप कहाँ से बनाओगे, तो नेचर में पहले से ही प्रेजेंट है, तो इसीलिए उसकी वैल्यू क्या होती है, जीरो हो जाती है। आया समझ में? तो यहाँ पे फ्री एनर्जी की वजह से ये स्टेटमेंट क्या है, अच्छा इसने लिखा है कि रॉन्ग है। अच्छा, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑल एलिमेंट्स, हाँ यहाँ पे, लेकिन ये फ्री एनर्जी की जगह पे एंथैल्पी होना चाहिए। ठीक है, ये स्टेटमेंट यहाँ पे
फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन की जगह पे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होना चाहिए, तो ये सही है और ये वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है। ठीक है, तो फ्री एनर्जी या इससे एंथैल्पी वर्ड ज्यादा इसमें ज्यादा सुटेबल है, एंथैल्पी वाला। ठीक है, आवाज आ रही है? यस सर। अच्छा, तो इसमें से ज्यादा जो इनकरेक्ट है, रॉन्ग है, ये तो बिल्कुल ही रॉन्ग है। इसमें ये तो है कि कम से कम फॉर्मेशन जो होता है वो जीरो तो होता है, तो हमें पता है कि जीरो होता है, क्योंकि एलिमेंट को बनाने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, उसमें हीट नहीं लगेगा। तो ये इनडायरेक्टली है, लेकिन डायरेक्टली सही नहीं है, इनडायरेक्टली में जाके सही हो सकता है, लेकिन इसका करेक्ट ओके यहाँ सर। पे एंथैल्पी ज्यादा वर्ड इसको यूज किया हुआ है। अब आप क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 62 में इसको मैं लार्ज, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, identify the correct statement for change of Gibbs free energy for the system del G system at constant temperature and pressure। ठीक है, 62 का आंसर ए। क्या कह रहा है? करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, तो हाँ, डेल जी सिस्टम क्या होता है? जीरो होगा, यानी वो इक्विलिब्रियम में होगा, बिल्कुल सही है। अगर डेल जी जीरो होता है तो वो इक्विलिब्रियम में हो जाता है, और डेल जी इज इक्वल टू क्या होता है? प्लस होगा, तो नॉन स्पॉन्टेनियस। और अगर डेल जी की वैल्यू नेगेटिव, जितनी ज्यादा नेगेटिव, अभी हमने कहा था ना, जितनी ज्यादा नेगेटिव होगी उतना क्या होगा? स्पॉन्टेनियस होगा। ठीक है, तो ये कह रहा है देखो जीरो से कम है ना, नेगेटिव है, तो नेगेटिव का मतलब ये नॉन स्पॉन्टेनियस नहीं है। डेल जी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है। ठीक है, यानी इसमें प्लस है, प्लस वाली क्या है? प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस, तो ये वाला भी, द प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस, डेल जी सिस्टम इज लेस देन जीरो। हाँ, तो लेस देन जीरो होगी, अच्छा लेस देन जीरो होगी, सॉरी ग्रेटर देन जीरो होगी तो ये प्लस होगा, तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, ये लेस देन जीरो है तो ये स्पॉन्टेनियस होनी चाहिए, जीरो होगा तो ये इक्विलिब्रियम में हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वो क्या कह रहा है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर करेंगे तो क्या होगा? देखो डेल एच इज इक्वल टू डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस होता है। ठीक है, अगर आपने कांस्टेंट टेम्परेचर कर दिया, कांस्टेंट टेम्परेचर, तो कांस्टेंट टेम्परेचर में क्या होगा कि डेल एच इज इक्वल टू होता है डेल ई प्लस पी डेल बी। ठीक है, और ये डेल ई जीरो हो जाएगा, तो डेल एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डब्ल्यू हो जाएगा। और दूसरी चीज क्या है यहाँ पे? डब्ल्यू है, लेकिन वो कह रहा है कांस्टेंट प्रेशर। अगर कांस्टेंट प्रेशर होगा तो क्या होगा? ये भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो डब्ल्यू भी जीरो हो गया और डेल ई भी जीरो हो गया, तो इसका मतलब डेल एच क्या होगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है, डेल एच जीरो हो जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा? डेल जी इज इक्वल टू माइनस टी डेल एस हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस टी डेल एस हो जाएगा। अब इस केस में देखो, अगर वो कह रहा है कि डेल जी इज लेस देन जीरो, तो यहाँ पे टेम्परेचर हो गया, डेल एस हो गया, और ये इसीलिए इसी की वजह से ये दोनों के दोनों पॉइंट हैं जो रॉन्ग हो जाएंगे। तो ये सिस्टम का जो डेल जी है ये तो क्लियर कट है कि अगर आपने इक्विलिब्रियम अटेंड किया है तो डेल सिस्टम क्या होता है? जीरो हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर कट ही दिख रहा है, तो इसलिए ए इसका आंसर हो जाएगा। पर इसमें ध्यान रखना, अगर कांस्टेंट टेम्परेचर होगा तो आपको ध्यान रखना है डेल यू जीरो हो जाता है, और अगर कांस्टेंट प्रेशर होगा तो डब्ल्यू भी जीरो हो जाता है, तो उसकी वजह से डेल एच क्या होगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है, यस सर। अब क्वेश्चन नंबर 63, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। इसका क्या किया आपने? सर इसमें मैंने ऑप्शन बी करा। हाँ, ऑप्शन बी सही है। फॉर ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इन एन आइसोलेटेड सिस्टम द चेंज
इन एंट्रोपी इज पॉजिटिव। एंट्रोपी का चेंज होगा, पॉजिटिव होगा। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या होता है कि जिससे सर एनर्जी जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। नहीं, हाँ जिसमें जो हीट है, हीट एनर्जी, यस सर। ये एनर्जी है जो क्या नहीं होगी, सिस्टम से बाहर नहीं जाएगी। ठीक है, इनफ्लो या आउटफ्लो नहीं होगा, इनफ्लो भी नहीं होगा और आउटफ्लो भी नहीं होगा, ना तो अंदर से बाहर जाएगी ना बाहर से अंदर आएगी। ठीक है, तो अगर बाहर से अंदर और अंदर से बाहर नहीं गई तो कह रहा है फॉर ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इन एन आइसोलेटेड सिस्टम द चेंज इन एंट्रोपी इज पॉजिटिव। यानी कि अगर रैंडमनेस होगा तो रैंडमनेस ज्यादा होगा किसमें, आइसोलेटेड सिस्टम में। ठीक है, और तो आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होगा कि अगर आपने सपोज करो कि इस सिस्टम को पहले ये था, आपने अगर इसे थोड़ा सा चेंज कर दिया वॉल्यूम को, तो ये क्या होगा, यहाँ से मूवमेंट आगे की तरफ जाएगा, कोई हीट यहाँ से बाहर, केवल इसका काम क्या है, देखो आइसोलेटेड सिस्टम का काम क्या है, यहाँ से हीट नहीं जाने देना बाहर को, बस और कुछ नहीं है उसका काम। ठीक है, केवल इसका काम क्या है, जो ये सिस्टम होगा आपका, ये कैसा होगा, इंसुलेटेड बाउंड्री होगी इसमें, इंसुलेटेड बाउंड्री, यानी यहां से बाहर नहीं जाएगी। अब कोई सपोज करो यहां से काम कर रहा है, अगर यहां से थोड़ा सा मूवमेंट आगे की तरफ कर रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि उसकी एनर्जी चेंज हो सकती है, लेकिन इसका काम क्या है, इस सिस्टम से बाहर नहीं जाने देना हीट को, बस ध्यान रखना। आइसोलेटेड सिस्टम का सिर्फ काम क्या है कि हीट यहां से बाहर नहीं जाएगी बस, और कुछ नहीं है, ना तो बाहर से अंदर आएगी, बस उसे कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। तो अगर हम करते हैं चेंज इन एंट्रोपी, यानी कि एंट्रोपी में चेंज हो रहा है, एंट्रोपी चेंज का मतलब हो रहा है कि रैंडमनेस होगा। तो स्पॉन्टेनियस में क्या होता है, स्पॉन्टेनियस में एंट्रोपी हर हमेशा पॉजिटिव ही होती है। ठीक है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कब होगी, जब एंट्रोपी क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। इसके अलावा और चेक करते हैं, लोअरिंग इन एनर्जी इन प्रोसेस इज ओनली क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी, लेकिन ये जरूरी नहीं होता कि हर एक में, ज्यादातर ऐसे ही होता है कि जितनी एनर्जी कम होती जाएगी क्या होगा, प्रोसेस स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को फेवर करती, लेकिन ओनली क्राइटेरिया है वो रॉन्ग है, ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि कुछ एक्सेप्शनल भी होते हैं जिसमें ऐसा नहीं होता है। ठीक है, और एंडोथर्मिक प्रोसेस इज नेवर स्पॉन्टेनियस, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी रिएक्शंस होती हैं कि जो एंडोथर्मिक भी होती है लेकिन वो स्पॉन्टेनियस होती है, और एक्सोथर्मिक ऑलवेज स्पॉन्टेनियस ऐसा भी नहीं, क्योंकि दोनों के दोनों एक्सेप्शनल में आते हैं। कुछ इसमें एक दो चार एक्सेप्शनल ऐसे हैं जिसमें एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है। एंडोथर्मिक का मतलब हीट रिक्वायर्ड है, हीट रिक्वायर्ड होने के बाद क्या है, वो कभी भी स्पॉन्टेनियस नहीं होगी, लेकिन कई ऐसे जिसमें स्पॉन्टेनियस है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस ऑलवेज स्पॉन्टेनियस, एक्सो मतलब जिसमें हीट निकल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता, कई ऐसे भी है जो नॉन स्पॉन्टेनियस है। इसीलिए ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। किसकी वजह से, एक्सेप्शनल की वजह से, एक्सेप्शनल की वजह से ये रॉन्ग है। ठीक है, तो इनमें से सबसे ज्यादा जो सही आंसर है वो बी आंसर। अब क्वेश्चन नंबर आता है 64। A chemical reaction will spontaneous if it is accompanied by the decrease of, कह रहा कोई भी केमिकल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी कब, जब क्या चीज डिक्रीज हो जाएगी। सर इसमें होगा ऑप्शन बी। नहीं, इसका है डी। नहीं सर, ऑप्शन डी है इसका। हाँ अभी बताया था ना, डेल जी की वैल्यू जितनी ज्यादा यस नेगेटिव सर। होगी, नेगेटिव मतलब जितनी ज्यादा डिक्रीज होगी, उतना रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। अब देखो, डेल एंट्रोपी बढ़ेगा तभी तो स्पॉन्टेनियस होगी, डिक्रीज होगा तो डिक्रीज में नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। एंथैल्पी भी वही होगा, इंटरनल एनर्जी भी वही हो जाएगा। तो इन तीनों के केस में स्पॉन्टेनियस नहीं होगी, केवल गिव्स फ्री एनर्जी अपोजिट होता है। क्वेश्चन नंबर 65, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एंट्रोपी डिक्रीजेस, कौन सा ऐसा जिसमें सर एंट्रोपी डिक्रीज ऑप्शन ए। होगी। ऑप्शन ए। ए। ऑप्शन ए का क्या मतलब है,
क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सुक्रोज शुगर सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ? क्रिस्टलाइजेशन सर का क्रिस्टल फॉर्म में आ जाएगा सुक्रोज हाँ सॉल्यूशन जब उसे हीट अप करेंगे। हाँ, वो क्रिस्टल में आ जाएगा, और क्रिस्टल का मतलब सॉलिड स्टेट में आ जाएगा। तो जब सॉलिड में आ जाएगा क्रिस्टलाइजेशन का मतलब होता है कन्वर्ट इनटू क्रिस्टल फॉर्म। पहले सुक्रोज सॉल्यूशन था, तो सॉल्यूशन में क्या था, ये इस फॉर्म में था, तो यहाँ पे क्या होगा, एंट्रोपी ज्यादा होगी, और जैसे आप इसको सॉलिड फॉर्म में लाओगे तो एंट्रोपी डिक्रीज हो जाएगी। तो इसीलिए ए इज द राइट आंसर, क्रिस्टलाइजेशन इज द राइट आंसर। ठीक है, बाकी देखो रस्टिंग ऑफ आयरन हो गया तो वाटर इसमें ऐड होता है, मेल्टिंग ऑफ आइस हो गया तो आइस से क्या हो जाएगा, लिक्विड में चेंज हो जाएगा, वेपोराइजेशन का मतलब सॉलिड से गैस में चेंज हो जाएगा, तो इन केस में एंट्रोपी इंक्रीज होगी। केवल एक केस है जिसमें एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है। अब क्वेश्चन नंबर 66, इसमें कौन सा होगा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इज इम्पॉसिबल, ये बताया था मैंने आपको लास्ट में। किस केस में? सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी को चेक करो, देखो फॉर्मूला लगा के, डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस। तो अगर ये डेल एच नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव है, तो ये तो हर एक केस में स्पॉन्टेनियस होगा, हर एक केस में स्पॉन्टेनियस होगा, इन ऑल केस इट इज स्पॉन्टेनियस। तो ये तो बिल्कुल गलत आंसर हो गया सी। इसके अलावा सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, यस सर। ऑप्शन डी में चेक करते, देखो डेल एच पॉजिटिव, हाँ ये सही है। देखो इस फॉर्मूले में देखो, इसमें थर्मोडायनेमिक्स में हर एक चीज है जो फॉर्मूले पे अप्लाई करनी है, बस आपने कंडीशन अलग अलग है। अब देखो ये डेल एच किस में हो गया, पॉजिटिव हो गया, और ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या होता है, प्लस, तो ये भी प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया। और मैं क्या कह रहा हूं कि डेल जी जब नेगेटिव होगा तभी क्या होगा, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, अदरवाइज क्या हो सकता है, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं है। तो इस केस में जो डेल जी की वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर डेल जी की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी कंडीशन आप अप्लाई कर लो, लेकिन उस केस में क्या होगा, जो रिएक्शन है वो क्या होगी, हर हमेशा नॉन स्पॉन्टेनियस ही होगी, स्पॉन्टेनियस हो ही नहीं सकती है। ठीक है, तो इसलिए डी इसका आंसर सही है, 66 का आंसर है डी। अब 67 में आ जाओ। सर 67 का ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या कह रहा है, फॉर द गैस फेज रिएक्शन PCl5 gives PCl3 and Cl2, which of the following conditions are correct? ठीक है, तो अब देखो, अब इसमें भी क्या करना आपने, क्या कौन सी चीज है जो किसके बेस पे हम देखेंगे इसे, इसको देखते हैं, डेल एच इज इक्वल टू डेल यू प्लस डेल एन जी आर टी, इसको लगाना है फॉर्मूले को। देखो मैंने कहा था अभी केमिस्ट्री में, थर्मोडायनेमिक्स में जो भी कंडीशन है उसे इसमें फॉलो करना है आपने। ठीक है, अब इसमें फॉलो करना है, तो देखो अब बताओ डेल एन जी क्या आएगा, इसमें प्लस आएगा या माइनस आएगा? सर प्लस में आएगा। हाँ, क्योंकि 2 मोल हो गए प्रोडक्ट के, यस और सर। रिएक्टेंट में 1 हो गए। अगर ये प्लस आ गया तो कौन बड़ा होगा, सर ये या ये? एस, ये प्लस आ गया तो डेल एच बड़ा होगा या डेल यू बड़ा होगा? ये, सर डेल एच। हाँ, डेल एच बड़ा होगा, यानी फिर बी और डी का आंसर हो गया। ठीक है, अब देखो यस सर। डेल एस का मतलब होता है एंट्रोपी। एंट्रोपी किसकी ज्यादा है बताओ, रिएक्टेंट की या प्रोडक्ट की, इसकी ज्यादा है या इसकी ज्यादा है? सर रिएक्टेंट वो, सब प्रोडक्ट की ज्यादा है। हाँ, प्रोडक्ट की ज्यादा, क्योंकि प्रोडक्ट में 2 मोल्स हैं गैस के, और रिएक्टेंट में यस एक ही सर। मोल है, तो ज्यादा मोल होंगे गैस के, तो क्या होगा, रैंडमनेस ज्यादा होगा। तो डेल एस किसका मतलब क्या हुआ, ग्रेटर देन 0, यस 0 से सर। ज्यादा होगा ना, प्लस में यस होगा, सर। क्योंकि एंट्रोपी तो बढ़ रही है। ठीक है, तो इसीलिए कौन सा आंसर हो जाएगा, बी आंसर। ऑप्शन बी। यस अब सर। 68 क्वेश्चन, सर 68 वाला नहीं आया मुझे।
68 कह रहा है, अच्छा ये मेटलर्जी का है ना, फैक्टर ऑफ डेल जी वैल्यू इज इंपॉर्टेंट इन मेटलर्जी, द डेल जी वैल्यू फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन एट 800 डिग्री सेल्सियस में आपको ये दे दिया। ठीक है, अब देखो इन तीनों रिएक्शन से आपको ये वाली रिएक्शन बनानी है। तो ये हो गया आपका इक्वेशन फर्स्ट, ये हो गया इक्वेशन सेकंड, ये हो गया इक्वेशन थर्ड। अब बताओ आपने क्या क्या करोगे कि ये आ जाए। इसमें आप कौन कौन सी चीज को ऐड करोगे, किसको मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे कि आपको ये आ जाए। हो सकता है पॉसिबल। देखो आपको एक दो तरीका बताता हूं करने का। ठीक, सबसे पहले क्या देखो, ZNS यस देखो, सर। ये ZNS कहाँ है, यहाँ है, और ये ZNS कहाँ है, पहले है। ठीक है, तो इसको अपोजिट कर दो, इस रिएक्शन को चेंज कर दो, यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा। तो इसको क्या करेंगे हम, देखो इसको करेंगे ZNS, 2ZNS गिव्स 2ZN प्लस S2। ठीक है, और इसका साइन माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 293। ठीक है, यस सर। अब देखो ZNO आपका राइट में, यहाँ पे भी राइट में से ऐसे ही रहने दो, ये SO2 भी आपका राइट में, यहाँ पे भी राइट में ऐसे ही रहने दो। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड को ऐड कर दो। ऐड करने से क्या मिलेगा बताओ, ये है S2 प्लस 2O2 गिव्स 2SO2। सेकंड है 2ZNS गिव्स 2ZN प्लस S2, और थर्ड है 2ZN प्लस O2 गिव्स 2ZNO। अब बताओ अगर मैंने इन सबको सर ऐड से कर दिया, डेल्टा जी मिल जाएगा। देखो क्या होगा, यहाँ पे 2ZN कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे S2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यस सर। है ना। तो यहाँ पे क्या यस बचेगा, सर। देखो 2ZN तो बचेगा। जहाँ पे 2ZNS बचेगा, हाँ, टू और ZNO बचेगा, प्लस, प्लस 2O2। हाँ यहाँ पे क्या था, 2O2 था, और यहाँ पे कितना है, 3O2 हो जाएगा। 1O2 है, तो कितना हो जाएगा, 3O2 हो जाएगा। 3O2 गिव्स, यहाँ पे क्या गिव्स बचेगा, 2ZNO ZNO प्लस, प्लस 2SO2। तो यही आ गई रिएक्शन, देखो यही आ यस गई। सर। तो अब इन तीनों को क्या करो, प्लस कर दो। तो इक्वेशन फर्स्ट की वैल्यू कितनी है, -544। इक्वेशन सेकंड की वैल्यू कितनी है, +293। सर ऑप्शन डी है। और इसको -480 कर दो। अब इन सबको ऐड और माइनस करके जो आंसर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 68 का आंसर है बी वाला आंसर, ये 731 किलो जूल। ओके सर। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर यस आते सर। हैं 69 पे। क्वेश्चन नंबर, अब ये समझ में आ गया ना कैसे करने ये वाले इस टाइप के क्वेश्चन। यस सर। अब है क्वेश्चन नंबर 69 में, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग एंट्रोपी। इसमें से बताओ एंट्रोपी के रिस्पेक्ट में कौन सा सर स्टेटमेंट। ऑप्शन है। ऑप्शन ए, हाँ ए है आपका थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये क्या कहता है, थर्ड लॉ कि एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर एंट्रोपी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। एंट्रोपी ऑफ अ परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस इज टेकन एज जीरो। तो अगर हमने परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड लिया है तो उसका एंट्रोपी जीरो हो जाएगा। तो इसीलिए 69 का ए राइट आंसर है। और ये आपका कौन सा लॉ है, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्ड लॉ। अब 70 क्वेश्चन है, एंट्रोपी यूनिट ऑफ एंट्रोपी इज, एंट्रोपी की यूनिट क्या होगी। तो एंट्रोपी की एक फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, Q रिवर्सिबल अपॉन T, और ये पर मोल भी आता है। सर इसमें ऑप्शन है। ऑप्शन ए हो जाएगा, हाँ जूल पर केल्विन पर मोल। तो 70 का आंसर हो गया 1। अब क्वेश्चन नंबर 71, क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर क्या होगा, सर ऑप्शन है। ऑप्शन ए। 71 क्या कह रहा है, देखो, considering entropy as a thermodynamic parameters,
द क्राइटेरियन फॉर द स्पॉन्टेनिटी, स्पॉन्टेनिटी का मतलब हमें पता है कि डेल एस की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव होनी चाहिए। तो जब टोटल जो डेल एस है वो पॉजिटिव होगा तभी रिएक्शन क्या हो सकती है, स्पॉन्टेनियस, यानी सिस्टम और सराउंडिंग को मिला के, इसको टोटल का मतलब ये हो गया इन दोनों का प्लस करके ग्रेटर देन 0 होना चाहिए तभी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। ये माइनस वाले का कोई मतलब नहीं है, सिस्टम से हमें कोई मतलब नहीं है, सराउंडिंग से, इन दोनों का प्लस हमेशा क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए, तभी जाके जो मेन है वो दोनों का सम होना चाहिए, एक से काम नहीं चलेगा। तो इसीलिए ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 72 बताओ, in an exothermic reaction which of the following सर has ऑप्शन positive सी। value, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में कौन सा पॉजिटिव वैल्यू होगा, सर ऑप्शन सी। इन एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन विच वन हैज पॉजिटिव वैल्यू, देखो इसमें से आंसर है डी, नन ऑफ दिस। अगर आपने ये किया सपोज गिव फ्री एनर्जी नहीं होता, होता गिव फ्री एनर्जी चेंज, ठीक है, अगर हम चेंज भी देखेंगे तो क्या होगा, डेल एच माइनस टी डेल एस, ठीक है। अब होगा क्या, देखो डेल एच की वैल्यू, अब एक्सोथर्मिक है तो एक्सोथर्मिक में डेल एच क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, और डेल एस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस इंटू माइनस का क्या हो जाएगा, यहाँ भी माइनस यहाँ पे भी माइनस, तो डेल जी की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव आएगी। आया समझ में, डेल जी नेगेटिव होगा, प्लस नहीं होगा, यस सर। ठीक है, तो इसीलिए नन ऑफ दिस। सेवेंटी टू, अब इसके बाद आता है 73, एट रिएक्शन कैन नॉट टेक प्लेस स्पॉन्टेनियस एट एनी टेम्परेचर, ये अभी हमने डिस्कस किया था, है ना, अभी बताओ इसका आंसर क्या होगा, सर कैन ऑप्शन नॉट डी। टेक प्लेस, ऑप्शन डी। डी, हाँ ऑप्शन डी में। इसको किससे लगाना है, डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एच से। अगर ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया तो माइनस इंटू माइनस का ये भी प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस और ये भी प्लस, तो यानी डेल जी की वैल्यू आएगी प्लस में, और प्लस का मतलब एट एनी कंडीशन क्या होगा, वो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, तो इसीलिए 73 का आंसर डी। अब 74 का आंसर, सर ऑप्शन ए। 74 कह रहा है अ रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर बट नॉन स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज, ठीक है। तो इसमें जो 74 है आपका, तो उसमें आपने किसके बेस पे चेक किया, डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस, ठीक है, यही चीज लगेगा अब इसमें। अब देखो अगर वो कह रहा है कि टेम्परेचर लो होना चाहिए तो स्पॉन्टेनियस है, टेम्परेचर लो होगा मतलब इसकी वैल्यू कम होनी चाहिए, इसकी ज्यादा होनी चाहिए, डेल एस की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए किससे, टी डेल एस से, ठीक। तो इसका मतलब ये क्या होना यस सर। चाहिए, ये होना चाहिए नेगेटिव, ठीक है, और ये भी क्या होना चाहिए, नेगेटिव। ओके आया सर, तो समझ में, ऑप्शन डी होगा फिर। डेल एच क्या होगा, नेगेटिव, और डेल एस भी क्या होना चाहिए, नेगेटिव। नेगेटिव। हाँ, तो कौन सा आंसर होना चाहिए 74 का, सर ऑप्शन डी। हाँ ऑप्शन डी। तो ये सारे के सारी चीजें अप्लाई करनी पड़ेगी आपको। ओके सर। अब क्वेश्चन नंबर 75, एट द सब्लिमेशन टेम्परेचर फॉर द प्रोसेस CO2, ये देखो ये मेन है, सॉलिड से लेके गैस में जा रहा है, तो अब वो बोल रहा है बताओ इन सब की वैल्यू क्या होगी, डेल एच, डेल एस और डेल जी की वैल्यू क्या होगी, सर ऑप्शन बी या डी में से है इसमें। ऑप्शन बी या डी में से, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ रहा है तो डेल्टा डेल्टा एच की भी वैल्यू ज्यादा होगी, हाँ, पॉजिटिव में होगी, और डेल एस की भी ज्यादा होगी। हाँ, देखो सबसे पहली चीज क्या है, ये अभी आपको पास आया नहीं ना, जब तक ये जब भी साइन आता है ना, ये साइन,
इस साइन का मतलब होता है इक्विलिब्रियम, यानी रेट ऑफ ये इसका मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन उसे कहते हैं इक्विलिब्रियम। तो ये कंडीशन कौन सी हो गई? इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन, क्योंकि ये साइन आ गया। तो अब इक्विलिब्रियम के तो बेस सर पे ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। नहीं, ऑप्शन डी। डी। ओके सर, इज इक्वल टू। हाँ, डेल जी जीरो होता है ना इक्विलिब्रियम में। यस सर। ठीक है, इक्विलिब्रियम में डेल जी जीरो हो जाएगा, तो इसका मतलब ऑप्शन ये। अब देखो डेल एच इज ग्रेटर देन जीरो क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे हीट चाहिए ना आपको, सर heat टेम्परेचर दोगे। ज्यादा हो रहा है। हाँ यस नहीं, सर। आपको सॉलिड को हीट देनी पड़ेगी तभी तो गैस में चेंज होगा वो। तो यस यहाँ सर। पे डेल एच की वैल्यू प्लस होगी। ठीक है, और डेल एस प्लस क्यों है? क्योंकि रैंडमनेस ज्यादा हो रहा है। रैंडमनेस पहले सॉलिड में था, फिर गैस में हो गया, तो रैंडमनेस क्या हो गया? मोर रैंडमनेस हो गया। ठीक है, क्योंकि गैस का रैंडमनेस क्या होता है? ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सॉलिड। तो रैंडमनेस सॉलिड। बढ़ रहा है तो इसलिए पॉजिटिव। और यहाँ पे जब सॉलिड था, सॉलिड से लिक्विड में चेंज करो तो क्या होगा? हीट रिक्वायर्ड होगी ना। ठीक है, यस हीट सर। क्या होगी? रिक्वायर्ड होगी, तो इसलिए डेल एच क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 बताओ क्या होगा? चूज द रिएक्शन फॉर नेगेटिव डेल एस वैल्यू। अब नेगेटिव, ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, नेगेटिव निकालना है। यानी जिसमें जो नंबर ऑफ गैस के मॉलिक्यूल होंगे वो किसके ज्यादा होंगे? रिएक्टेंट के ज्यादा होंगे और प्रोडक्ट के कम होंगे, बस वो डेल एस नेगेटिव हो जाएगा। सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। बी। चलो चेक कर लेते, देखो Cl2 है, Cl2 में एक है ना, और ये गिव्स क्या हो जाएगा? 2Cl, तो 2Cl हो जाएगा। हाँ ये भी यहाँ पे टू एटम्स है और यहाँ पे 1 एटम है, तो ये तो रैंडमनेस बढ़ रही है, रैंडमनेस ज्यादा हो रही है ना। पहले 1 था, अब 2 हो गए, तो डेल एस क्या हो गया? प्लस हो जाएगा। सर फिर ऑप्शन सी। हाँ ऑप्शन सी है। यस सर। ऑप्शन सी में देखो, पहले कितने थे? रिएक्टेंट में कितने मॉलिक्यूल्स थे सर आपके पहले पास? 3 थे। हाँ 3 मोल, 3 मोल्स थे एंड देन और 2 हो गए। प्रोडक्ट में 2 हो गए, तो कम हो गए, डिक्रीज होगा, तो यस इसका सर। मतलब डेल एस की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। बाकी किसी में नहीं होगा। देखो देखो पहले वाले में, इसमें कितने हैं? प्रोडक्ट में है 2, प्रोडक्ट में 2 है and उसमें सॉलिड में 0 है। 0 है, तो इसका आंसर प्लस आएगा। यस इसमें सर। अभी हमने निकाल दिया, ये हो गया। अब इसमें देखो डी वाले में, सर इसमें भी प्लस आएगा। हाँ प्रोडक्ट 1 हो गया, सॉरी प्रोडक्ट हो गया 3 और रिएक्टेंट हो गया एंड 0, रिएक्टेंट हो गया 0। तो इनका जो माइनस होगा वो वैल्यू, तो डेल एस की वैल्यू सब क्या होगी? प्लस आएगी। केवल सी इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 77, रिज्वाइन करो, टाइम खत्म हो गया, रिज्वाइन करो सेम आईडी पे, ओके सर। रिज्वाइन करो।